नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान फेल हो गया, इसलिए डीप स्टेट ने एक काम और कर दिया। 4 पाकिस्तान और क्रिएट कर दिए गए हैं ताकि ये सारे मिलकर भारत के ऊपर अटैक करें। भारत वो जो कि एक पीसफुल नॉन वायलेंट नेशन की तरह माना जाता है, देखा जाता है, और रियल भारत जो है उसके ऊपर अब 4 तरह के युद्ध हमारे ऊपर करने की कोशिश की जा रही है। माइटी सिविलाइजेशन होते हुए भी हम एज के ऊपर हैं एक न्यू एरा की तरफ। मोदी जी ने 10 साल में एक ही काम किया कि हम दोबारा से सनातन के साथ जुड़ें, अपनी सिविलाइजेशन जो थी हमारी ग्रेट भारतीय सिविलाइजेशन उसके साथ जोड़ने की कोशिश करी, और उसको लेते हुए हम अब 2047 में एक विकसित भारत, डेवलप्ड कंट्री की तरफ हम चलते जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ से हमारे ऊपर 4 युद्ध, 4 पाकिस्तान थोप दिए गए हैं। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर, टेरिटोरियल थ्रेट एंड ग्लोबल कॉन्स्पिरेसीज, ये चारों पाकिस्तान है। और इन चारों के साथ भारत को आज लड़ना पड़ेगा क्योंकि चारों इनविजिबल हैं। और ये हैं तो इनविजिबल, लेकिन इनकी मूव्स वो विजिबल हैं। तो आज बात करेंगे, एक एक लेयर को अलग अलग करेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे से हाइड करता है। ये ट्रुथ कि इस वीडियो को जब मैं बना भी रहा था, पहले भी मेरा खून खोल रहा था और आपका भी खून खोलेगा कि किस तरह से ये चारों के चारों जो पाकिस्तान बनाए गए हैं इसमें हमारी ऑपोजिशन का हाथ है। बहुत 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 चीज़ें हैं जो इसको कवर करेंगे। मेरा खून खोल रहा था, मैं गारंटी करता हूँ आपका खून खोलेगा कि हमें 75 साल में यही पता नहीं लगा कि हिंदुस्तान हिंदुओं को दिया गया था और हिंदुओं को मिला भी कुछ नहीं। पाकिस्तान में मुसलमान अपना कंट्री भी ले गए और उसके बाद भी वो रुके नहीं, अभी भी वो यहाँ पर इसको लेने की फिराक में है। आज मंजरी जी से बात करेंगे ये चारों पाकिस्तान क्या हैं और क्या ये अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं या होंगे, बिकॉज दिस रियली इफेक्ट्स आवर फ्यूचर। मंजरी जी, जय सिया राम। जय श्री राम। मंजरी जी, आपकी आज एनर्जी लो हो गई है, मुझे पता है। जब जब हमने डिसाइड किया था इस वीडियो को बनाने के लिए, ये 4 पाकिस्तान, इनविजिबल पाकिस्तान, यू थिंक दे विल विन? जीतने की जीतेंगे हम, क्योंकि वो कहते हैं ना, महा आदि शक्ति हमारे साथ है। लेकिन इसकी तैयारी हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पिछले 11 सालों में की है। मोदी जी को 2000 से पता था कि उनके आगे थ्रेट क्या है और वो उसके ऊपर वोकल थे। बाकी की कहानी आपको पता है। जितना लोगों को दिखाया गया वो ये है कि ईस्ट में एक पाकिस्तान है, वेस्ट में एक पाकिस्तान है, वो सबको पता है। अंदर जो पार्टीशन में चले जाने चाहिए थे पर रुक गए, और आज जो है उनका स्वरूप बहुत गड़बड़ हो गया है। जितने नक्सली हैं वो उनके साथ हैं, जितना विपक्ष है वो उनके साथ है, वो खुद तो है ही, और जो ये पत्रकार हैं सो कॉल्ड, जो राजनीतिक विरोध है, ये सब एक साथ है। और ये जो गलेबल इडियट्स बनाए गए हैं, जिनको भारत की सनातन की कोई बात समझ में नहीं आती, उस वो उनको माइथोलॉजी मतलब मिथ्या लगती है। और अगर उनको कोई विदेशी आके कुछ भी बालगुट्टी में पिला दे, वो अटल सत्य होता है। तो ये जो पर मुखावलंबी है, जिसको कहते हैं दूसरे का मुंह देख करके जीने वाले, ऐसे लोग जो है जो पड़ोसी को अपना बाप बनाते हैं, वो एक बहुत बड़ी जमात है। और ये पूरा एक पाकिस्तान है। आपको हर समय एक नैरेटिव की लड़ाई भारत में लड़नी पड़ती है। और मतलब यहाँ तक है कि अगर आप शर्मिष्ठा को उठा ले जाए तो ये कहेंगे उसने गलती की, लेकिन अगर कोई कुणाल कामरा वगैरह इस तरह के, वो कौन सा कॉमेडियन था वो अगर माँ काली को गाली दे और इस तरह का, तो वो हमको जो है वो अभिव्यक्ति किया जाती है। इस तरह का दोगलापन जो भारत में तैयार किया गया है शिक्षा के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ी जमात है जिसको हमेशा जो है हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। और ये क्या होते हैं, ये बहुत बड़ा टूल होते हैं शत्रु के हाथ का, क्योंकि इनको जरा सा कंफ्यूज करके या इनको जरा सी माचिस लगा करके थोड़ा सा इग्नाइट करके आप इनसे बहुत बड़ा विप्लव कर सकते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं भारत में। तो ये 0.5 नहीं है, पूरा 1 है। इसीलिए आप देखिए थोड़े दिन से मोदी जी नक्सलवाद के पीछे बहुत बुरी तरह से पड़े हुए हैं। और अमित शाह ने एक वो रखा है कि 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इसके अलावा जो अंग्रेज पीछे छोड़ गए थे, वो चर्चेस का बहुत बड़ा नेटवर्क है।
अभी आपने थोड़े दिन पहले सुना था कि डीआरडीओ के कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ क्रोमियम का जो है वो मिला था विस्फोटक थोड़ा सा उनके पास। फ्रांसिस इक्का नाम का व्यक्ति था, वो नक्सली था, चर्च से एफिलेटेड था। तो ये पूरा एक चीज चल रही है। और चर्चेस का नेटवर्क पूरे हर भारत के गांव में तो ज्यादा बड़े बड़े चर्चेस हैं, आपको देख के लगेगा कि मुश्किल से 1,000 लोगों का 2,000 लोगों का गांव है। और चर्च इतना बड़ा है कि मतलब जैसे वो केटर करता हो कम से कम 10-20 हजार लोगों को। तो वहां से कुछ ऐसी एक्टिविटीज चलती होंगी जो उसको वो 5 स्टार लेवल ऑफ चर्च वो वहां पर मेंटेन कर पाए। खोल लेना एक बात है, मेंटेन करना दूसरी बात है। तो ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी है जो कांग्रेस के राज्य में बहुत ज्यादा फैली है, खुली है, ये बहुत बड़ा फ्रंट है। क्योंकि आप भारत का इतिहास देख लीजिए, अंदर से जब चोट लगी है तभी हारे हैं, वरना हारे नहीं है। दो तरफ भारत हारता है, एक बातचीत की मेज पे और दूसरा जब अंदर से सैबोटाज होता है। और इन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था दी इसके इस तरीके से बनाया कि हम अंदर से बहुत जल्दी मार खाते हैं। आप ये सोचिए, एक भी स्टूडेंट का जब बाहर विदेश में सिलेक्शन होता तो वो क्या कहता है, मेरा तो भारत से हो गया, आई एम नेवर कमिंग बैक। तो ये मेंटालिटी जब आपने एंटी इंडिया मेंटालिटी तैयार कर दी, यू आर सक्सेसफुल। अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगाने की कोशिश की और आपने तमिलनाडु से पूरी एक लड़ाई लड़ी है, तब जाकर के वो लागू हुई। तो एक ये फ्रंट है। तो पाकिस्तान आपको मालूम ही है जो इधर उधर है। डीप स्टेट बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान हमको अपने वेस्ट साइड में दिख रहा है, वो पाकिस्तान को पैसे देना, हथियार देना, ट्रेनिंग देना और जॉब देना। अभी ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो आप सुन रहे थे कि उनका ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है, वी हैव बीन डूइंग डर्टी वर्क ऑफ पाकिस्तान। उस समय लोग ये नहीं समझे कि वो ये बोल रहा है कि ये भी जो अभी हमने पहलगांव में अटैक किया है वो डर्टी वर्क ऑफ डीप स्टेट ही है, डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका ही है। और अभी आप देखिए कि जब ये असफल हो गए तो वो बिल्कुल लिटरली अमेरिका ने अपने फ्लाइट लैंड किए, उसमें से लोगों ने वहां पर ले लिया, पूरा कब्जा कर लिया एयरबेस पे। जब क्वेश्चन करा किसी पाकिस्तानी ने, उसको गोली भी मार दी। तो हॉस्टाइल टेक ओवर है। मतलब अमेरिका अब लोग कहते हैं पाकिस्तान बिकेगा, मैं कहती हूँ भाई साहब बिके हुए जमाना हो गया। ऐसे ही थोड़े किसी और देश का फ्लाइट आती है, उतरती है और आपके इंसान को गोली मार देती है, वो भी आर्मी के पर्सनल को, सुनते मेजर है। तो अभी आप वो चीज जो है ऑलरेडी, आप जो छोटे छोटे भारत के विरोध में युद्ध लड़ रहे थे, जरा जरा सी आतंकवादी घटना कर रहे थे, 100 इधर मार लिए, 50 इधर मार लिए, वो कर रहे थे, उस उतने को करने के लिए आपने अपने पूरे देश को बेच दिया है। और अब वहां पर डीप स्टेट का पूरा कब्जा है। अब वो कहते हैं ना, मुखौटा उतार के डीप स्टेट सामने आ गया है कि ठीक है तुम्हारा मुकाबला हमसे है, तो अब हमसे करो। और एक लेवल इसका आता है साइबर पे। अगर आपकी ग्रिड्स डाउन करनी है, अगर आपके बैंक्स को फेल करना है, अगर आपके कम्युनिकेशन सिस्टम को डाउन करना है, अगर आपकी इंफॉर्मेशन लीक करनी है, आपके लोगों का डेटा उठा करके उसके उसके यूटिलाइज करके उनको ब्लैकमेल करके उनको अपना स्पाई बनाना है, हनी ट्रैप करना है, इस तरह की चीजें बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपके पास लोगों। जैसे कुछ दिनों पहले एम्स का एक डेटा हैक हो गया था, एम्स। तो उसमें क्या है भाई, कॉमन लोग भी जाते हैं वहां पर और पॉलिटिशियंस भी जाते हैं। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी है, तो उसमें आपने हर एक का जान लिया कि किसको क्या बीमारी है। और आप देखते हैं चर्चेस ने इस विद्या को बहुत महारत हासिल की है कि किसी की कोई बीमारी है तो मसीहा बन के पहुंच जाते हैं कि हम इसके लिए पैसे देंगे, फंड देंगे, तुम बस कन्वर्ट हो जाओ। तो अभी ये चीज है कि हम तुम्हें पैसे देंगे, फंड देंगे, तुम्हारा कोई अपना मर गया मान लो और घर में किसी चीज की जरूरत है, कमी है, तो फिर हम जो है करेंगे, तुम यहाँ की रेकी कराओ। अभी आपने देखा ऑल ऑफ अ सडन यूट्यूबर्स के ऊपर अटैक है, भारत भर में से जगह जगह से जासूस निकल आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये जासूस अभी पैदा हुए हैं थोड़े दिन पहले, ये हमेशा से थे। ये इसलिए निकल के आ रहे हैं कि अब इनको, इनका पता था, इनका ट्रैप था, बस अब ये टाइम है कि अब इनको सिंगल आउट करके निकाला जा रहा है। जब आपने एक कानून बनाया पोटा जैसा, उसको कांग्रेस सरकार ने आकर के खत्म कर दिया।
मतलब ये है कि भारत से अगर आप गद्दारी करेंगे तो ये बिल्कुल आपको 2 साल में छोड़ देंगे। गद्दारी की सजा मौत है, ये सबको मालूम है, लेकिन भारत से अगर आपने गद्दारी की है तो 2 साल में आप छूट जाएंगे आराम से। तो ये पूरा एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर तैयार किया गया है भारत में, ताकि जब जरूरत पड़े इन सारी चीजों का सहायता लेकर के आराम से यहाँ पर वॉक किया जाए। और कांग्रेस बनाई थी एओ ह्यूम ने, बाद में याद रखिए हमेशा, कि उसका उद्देश्य था कि जो आर्म्स रिबेल हो रहा था, जिसको सस्टेन करना ब्रिटिशर्स के लिए मुश्किल हो गया था, उसको पैसिफाई करके एक ऐसा लचर पचर सा ऑर्गेनाइजेशन बताया जाए जो अहिंसा के नाम पर भारतीयों को शांत रखे और उनको गुलामी के लिए विवश कर दे। और इसके सबसे खूबसूरत प्रोडक्ट्स दो थे, एक गांधी एक नेहरू, और आज भी उनकी किए की सजा हम भोग रहे हैं। तो ये जो टोटल 4 पाकिस्तान है, ये आपके, या ये कह लीजिए अटैकिंग एजेंट्स है, ये आपके ऊपर पूरी तौर पे हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप किसी मतलब जिसे कहते हैं ना, मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं होते, सशक्त नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, मेंटालिटी आपकी, तो आपको कन्वर्ट करना शत्रु के लिए बहुत इजी होता है। तो वो जो एक थोड़ा सा आप वो कहते हैं आरएसएस टाइप की मेंटालिटी, धार्मिक कट्टरवाद, वो कहीं ना कहीं जरूरी होता है, ताकि आप करप्ट ना हो। वरना तो लोग इतना भी कह देते हैं कि जय श्री राम बोलने के लिए आप मजबूर करते हो, थप्पड़ मारते हैं। सबको मालूम है ये पॉलिटिकल गिमिक है। ऐसे ही समय के लिए पैदा किया गया है। अब यहाँ पर वो करते हैं कि मोदी इनसे डील कैसे करें। सबसे पहले जो मोदी आए तो उन्होंने मेक इन इंडिया पे शुरू किया। तो मेक इन इंडिया में उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री डाली, क्योंकि किसी भी युद्ध को शुरू करने के लिए और बाद में उसको जीतने के लिए जो चीज़ आपको चाहिए होता है वो पैसा है। आपने धीरे धीरे करके इम्पोर्ट्स के ऊपर फुल स्टॉप लगाया, जो डेली ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें इम्पोर्ट हो रही थी। और इसी बहाने उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर धीरे धीरे फोकस करना शुरू किया, और आज आपके पास 2 डिफेंस कॉरिडोर है। ये एक दिन में नहीं बनते। तो आपने क्या किया, तब उनका प्लान था कि जो हमको बाहर से टेक्नोलॉजी मिल सकती है, थोड़े इक्विपमेंट मिल सकते हैं, वो लेकर के असेंबल करके भी अगर हम मेक इन इंडिया को कर लेंगे तो हमको आसानी होगी। सबक था बोफोर्स का, कि जब हमने करगिल वॉर में बोफोर्स के गोले मांगे, तोप के गोले मांगे, तो हमको मना कर दिया गया कि पाकिस्तान इज अ फ्रेंडली कंट्री, वी विल नॉट गिव यू। इस चीज को काउंटर करने के लिए मोदी ने अपना वो किया कि तोप के गोले, गोली, बंदूकी, ये सब हम बनाएंगे, राइफल्स हम असेंबल करेंगे, ताकि अगर हमें ऐसी कोई समय आए जब हमको इम्पोर्ट ना करना पड़े और कोई हमारे ऊपर सैंक्शन ना लगा सके, कोई हमारे ऊपर कंडीशन ना लगा सके। धीरे धीरे उसमें यह हुआ कि चिप्स बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटे छोटे जो पार्ट थे उसमें एस्पियोनॉज के इक्विपमेंट्स आने लगे। दूसरा जो है, जो जनरल विपिन रावत का चौपर क्रैश हुआ, उसने हमको बता दिया कि हम किसी भी तरह से एक छोटे से पार्ट के लिए भी इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अभी आपने एक सेमीकंडक्टर बॉम्ब देखी, कि आप एक एक चीज बनाएंगे, अगर उसमें निकल लगने वाला एक पुर्जा है ना, तो वो एक पुर्जा भी भारत में बनेगा, एक पेंच भी भारत में बनेगा। तो आप इस लेवल पे आ गए 11 साल के अंदर, एंड यू आर एक्सपोर्टिंग योर इक्विपमेंट। अभी आपने आर्मेनिया को अब अपने पिनाक वगैरह सब दिया है, अकासा दी है। छोटे से कंट्री को हमने इस पे भी एक और दिया था, तब तक हमने पिनाक और अकासा नहीं दी थी, अब हमने उसको भी दे दिया। तो अब हम अपने आप को नहीं, जहाँ जहाँ भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं, हम वहाँ वहाँ जा कर के कर रहे हैं। मतलब केवल हम भारत की भौगोलिक सीमा के को सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, हम भारत के अब जो इंटरेस्ट है कि तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, तो तुर्की को डाउन करना भारत का इंटरेस्ट है, इसलिए तुर्की का राइवल है आर्मीनिया, हम आर्मीनिया को हम कर रहे हैं। चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना सी जो अब इंडो पैसिफिक है, इसमें हमारी प्रेजेंस के लिए ज़रूरी है कि हम वियतनाम और फिलीपींस को आम करें, तो हम वहाँ पर आम करें, तो हम अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट अपनी भौगोलिक सीमा से बाहर जा करके भी पूरा कर रहे हैं। वरना जो अमेरिका का ये स्टेप है, आपने देखा 4 तरफ से अमेरिका ने भारत को घेर लिया। आपको मालूम है नेपाल आईएसआई का गढ़ गढ़ है,
तो अगर आप हॉस्टिलिटी से पाकिस्तान में उतर गए हैं, मतलब नेपाल आप ऑटोमेटिकली आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। इतना नेटवर्क है वहां का कि लोग जानते हैं बिना राजशाही के नहीं उसको खत्म किया जा सकता है। राजशाही में क्या होगा, ये गद्दार है, इसको गोली मारो, खत्म करो। और लोकतंत्र में क्या होगा, केस चलाओ, फिर सजा दो, फिर उसकी मर्सी पटिशन, फिर उसकी फॉरगिवनेस पिटीशन चलती रहती है और वो जिंदा रहता है। कॉक्स बाजार में आपको मालूम है, डिएगो गार्सिया में आपको मालूम है, वहां पर ऑलरेडी अमेरिका का बेस है जो मलेशिया का चेगोस आइलैंड के केस में आता है। तो चार तरफ आपको अमेरिका घेर करके बैठा हुआ है और जाने कहाँ कहाँ से आपके पास ड्रग्स आ रही हैं। एक ये भी है कि लोगों को एक कल्चर और एक फैशन में, मॉडर्न फैशन में उलझा दो, वो अपने में उलझ जाए। अब अगर बच्चों की बचपन से जो है इश्क लड़ाने की और ड्रग्स लेने की आदत है तो सैनिक कौन बनेगा? और आपको टेक ओवर करना बहुत आसान हो गया। तो इस तरीके से करके आपको, मतलब जो वो कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय थाउजेंड कट्स, ये कांग्रेस ने, नेहरू ने आ, आ, शुरू से होने दिया। अच्छा, जो लोग नहीं याद रखते वो ये कि एक जमाने में ब्रिटिश रूलर के अंदर एंटरिम सरकार बना करती थी और वो कांग्रेस बनाती थी और नेहरू उस एंटरिम सरकार में भी प्रधानमंत्री थे। तो समझने वाली बात यह है कि वो, मतलब वॉइसरॉय की जगह गवर्नर आ गया, प्रेसिडेंट आ गया और बाकी तो सब जैसा था वैसा चल रहा है। सरकार वही, लोग वही, लॉ वही। तो ये सारा सब कुछ किया इसलिए गया था कि 99 साल में भारत को फेल्ड स्टेट डिक्लेयर करके वापस टेक ओवर किया जाए, कि भारतीय इस काबिल नहीं है कि भारत को रूल कर सके, इसलिए मजबूरी में इंग्लैंड को आना पड़ा। तो वो सारी चीजें कांग्रेस ने तैयार करके रखी थी। इस यही चीज सेम पाकिस्तान में हो रही थी। बस पाकिस्तान में हॉस्टिलिटी की ये थी कि वो भारत पर अटैक करने के लिए अपने देश को बेच चुके हैं। अब उसमें उनके जितने साथी हैं उनको आपको विश्व में जा जा करके करना पड़ेगा। ऑफ लेटली आप देखिए, भारत सरकार ने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, इंजीनियरिंग में कोर्सेज साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग के, एथिकल हैकिंग के शुरू किए हैं। क्यों? क्योंकि ये समझ में आ गया, रैंसमवेयर एक नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो बहुत दिनों से इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक्टिव है। और ये सॉफ्टवेयर आपके डेटा को हैक कर लेता है, उसके बाद आपसे रैंसम मांगता है कि आपके डेटा को रिलीज करने के लिए आ, हम आपको से ये पैसा चाह रहे हैं। वरना वो डेटा जैसे बैंक का है या कोई भी है, वो पब्लिक डोमेन में फ्लोट कर देता है, सबके लिए अवेलेबल है। शुरू में इसका इल्जाम लगाया गया था इस पे, रशिया पर बाद में पता लगा कि ये डीप स्टेट है और चाइना है, दो दो इन कुहूट्स काम कर रहे हैं एक दूसरे को वो करके। और कई बार हमने देखा कि अमेरिकन मतलब कंपनीज के डेटा चाइनीज हैकर्स जो है डार्क वेब पे डालते रहते हैं, फ्रीली अवेलेबल होता था उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम का डेटा भी। तो ये चीज काफी दिनों से चल रही है। तो डार्क वेब एक ऐसी चीज आई जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे ज्यादा फ्लैश हुई, कि डार्क वेब एक डार्क नेट एक ऐसी जगह पर है जहां पर भारत की प्रेजेंस नहीं है। तो अब आपको वहां जाने के लिए मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्टेबल लोग चाहिए, क्योंकि वहां पर हर तरह का गलत काम हो रहा है। तो वहां पर आपको जो है अपनी एक पकड़ बनानी है, ताकि आप उन, जो भारत की अगर कोई चीज कभी हैक होकर के वहां पर जाए तो आप उसे टेक डाउन कर ले, और अगर जरूरत पड़े तो उस हैकर को हैक करें जो भारत के विरुद्ध में काम कर रहा है। तो आप अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान आपकी डिफेंस वेबसाइट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता रहता है। मतलब आपको साइबर अलर्ट पे लगातार रहना पड़ेगा और हर इंस्टीट्यूशन को रहना पड़ेगा, चाहे एम्स हो, चाहे पुलिस हो। अभी आपके बहुत सारे लोग क्या निकले कि उनको जो है हनी ट्रैप कर लिया गया और उन्होंने स्पाइंग शुरू कर दी भारत के खिलाफ। उनको पता ही नहीं है कि वो वीडियो बनाने पाकिस्तान जा रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के में वहां पर और बुरी तरह से ट्रैप कर लिए गए। तो ये सारी चीजें अभी होनी शुरू हुई हैं। तो एक साइबर अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और इसके लिए मोदी और काम कर रहे हैं। लगभग हर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में साइबर के कोर्सेज खोले हैं, और 2 गुजरात में डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोले हैं इस साइबर कोर्स के लिए। तो यस, वी आर कमिंग अप विद साइबर सिपाहीज, एंड हम अपना डिजिटल वेयर में जा रहे हैं। तो अभी जो विदेश से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स हैं
उनको भी मोदी सरकार ने पिछले साल बैन किया है कि ना लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, स्क्रीन्स हैं, ये बाहर से नहीं आएंगे। फर्स्ट हम लोग प्रोड्यूस करने लगे हैं, सेकंड इनमें कहीं ना कहीं इनबिल्ट इस तरीके की कोई चिप वगैरह होती है जो साइबर उसमें हैकिंग में मदद कर सकती है। नेक्स्ट एक विपक्ष को जो साथ लिया था, अब उस समय क्या है वो उसकी मैं बार बार कहती हूँ कि 2024 में जब मोदी जी ने इस चीज़ को देखा, यूनाइटेड इंडिया फ्रंट उन्होंने रखने के लिए विपक्ष को बहुत सारी सीटें दी। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर के लिए आप देखिए ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको आप कहेंगे कि मोदी ने इनको सेलेक्ट कैसे किया, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, करीमोजी हैं, इन सबका नाम है, सुप्रिया सुले है, ये शशि थरूर है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं इन सब के विरुद्ध, और इनको चूज किया है मोदी ने। तो वही वाली चाणक्य नीति याद आती है कि जब नंद के ऊपर आक्रमण करने के बाद उन्हें कुछ पटना के पास, पाटलिपुत्र के पास दस्यु मिले और वो बहुत खूंखार थे, तो चाणक्य ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, मारा नहीं, उनको हिंदू कुश में पोस्ट किया कि तुम इतने फियर्स वॉरियर हो, और जब तक वो लोग वहां पर हिंदू कुश में पोस्टेड रहे तब तक भारत में कोई भी विदेशी आ नहीं पाया। तो हर का अपना मतलब हर एक का अपना एक यूटिलिटी होती है, और मोदी हर व्यक्ति को देश हित में यूटिलाइज करना चाहते हैं। इसका ब्यूटीफुल डिस्प्ले ये डेलीगेशंस हैं जो दुनिया में जा रहे हैं, और आप वीडियो देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और यही कम्युनिकेशन जो है, जो हमारा चौथा स्तंभ है, जो हमारे पत्रकार है, उनसे लेकर के मोदी ने किया। शुरू में सब कहते थे ना मोदी फ्लाइट मोड में रहते हैं, ये वो, उन्होंने विश्व से जो डायरेक्ट 1-to-1 संपर्क किया और जो वैक्सीन मैत्री में उसको मजबूत किया, तो आज आपको ये देख रहा है, आज ऑपरेशन सिंदूर से आप टेररिज्म को रीडिफाइन कर रहे हैं। ये काम था यूनाइटेड नेशन का जो उन्होंने नहीं किया, वो आज तक गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इन सब डेफिनेशन पे अभी भी कुछ उलझे हुए हैं। तो अब आपने क्या किया कि अब 1-to-1 आपने डेलीगेशन भेज के इस इशू को एड्रेस किया है, और अब आपको विश्व से, क्योंकि डीप स्टेट केवल एक जगह नहीं है, डीप स्टेट हर जगह है, तो आपको हर चप्पे चप्पे से इस डेलीगेशन को भेज करके आपने इन लोगों को, डीप स्टेट को बैकफुट पे डाला। जैसे रामचंद्र जी को मालूम था कि सीता जी जो है दक्षिण पूर्व में रावण ले गया है, लेकिन उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हर जगह क्यों भेजा एक डेलीगेशन? रावण के जो वहां पर पोस्ट थी उसको बातचीत से जहां तक कवर किया जा सके, और बातचीत से अपना पक्ष बना करके उसकी पोस्ट को वहां के लोकल्स द्वारा डिस्ट्रॉय किया जा सके, इसके लिए भेजा था। वो दुनिया भर में सीता जी को खोजने नहीं गए थे, श्री राम का संदेश लेके गए थे कि मतलब क्या, इसको पसंद आ जाएगा तो किसी की भी पत्नी उठा ले जाएगा। अभी यहाँ पर आप रिसोर्सेस को रखिए कि अगर अमेरिका को चाहिएगा तो यहाँ पर सोना है, तो अमेरिका जो है लोकतंत्र की स्थापना करने चला आएगा। लोकतंत्र की स्थापना ही, ह्यूमैनिटी, ये सभी तो नाम है जिनके बहाने साधु बन करके अमेरिका आता है। तो अब डीप स्टेट ने रावण का रूप सीधे वो कर दिया, साधु का मुखौटा था वो उतार फेंका है, और आपने जो डेलीगेशन भेजा है सारी दुनिया में, वो यही बता रहा है कि आतंकवाद कहाँ से शुरू हो रहा है। डॉक्ट्रिन CIA से आई है, एफर्ट अमेरिका का है, और आपको उसको किस तरीके से अपने देश में काउंटर करना है। ये डेलीगेशन मुखौटा है, इसके नीचे बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो मोदी मंजरी जी, हाँ जी, मंजरी जी, यानी कि जो हम कह रहे हैं कि 4 पाकिस्तान है, एक तो पाकिस्तान जो दिखता है हमें, जो अभी नापाक हो चुका है, इसके भी टुकड़े होने वाले हैं। दूसरा बांग्लादेश है, उसका भी बुरा हाल है। तीसरा जो हम आधा फ्रंट बोलते हैं भारत के अंदर, वो आधा नहीं, आपके हिसाब से वो पूरा फ्रंट है। उसके अंदर हमारे ऑपोजिशन और हमारा मीडिया, वो सारे इनके साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ गद्दार जो हमारे सीक्रेट्स को, हाँ, लिब्रांडो जितने भी हैं, ये सारे हमारे सीक्रेट्स को निकाल कर बाहर भेजते जा रहे हैं। और ये आज से नहीं, ये पिछले 75 सालों से कांग्रेस ने ये सिस्टम बना के रखा। आपको याद होगा, कांग्रेस ही थी जो अंग्रेज़ों को पूरा बताती थी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं कहाँ पर हैं, और उन्हें मरवाने के लिए भी ना गांधी आगे आए उनको बचाने के लिए, ना नेहरू आया। और ऐसा क्या चक्कर था कि बाकी लोगों को 30-30 साल की सज़ा हुई, काले पानी की सज़ा, लेकिन इन दोनों को ब्रिटिश गाड़ियों में घुमाया जाता था, नेहरू को भी और गांधी को भी।
तो यानी कि ये जी, तीसरा अम्बर जो खान जिसको पैलेस में रहते थे। जो आधा फ्रंट बोल रही है वो आधा फ्रंट नहीं, वो पूरा एक फ्रंट है। और चौथा फ्रंट है डीप स्टेट का, जो आज भी बांग्लादेश को, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। वही दोनों कंट्री जो भारत की दुश्मनी में बनाए गए थे, और उन दोनों को जिंदा रखा हुआ है डीप स्टेट। और डीप स्टेट में दो कंट्रीज का नाम लूंगा मैं। मंजरी जी, आपको लगता नहीं है कि अमेरिका और चाइना दोनों मिलकर पाकिस्तान को और बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, दोनों ही कर रहे हैं। और डीप स्टेट अभी आप खाली उसमें मत करिए, आप यूरोप को भी रखिए। डीप स्टेट अब केवल अमेरिका सेंट्रिक नहीं रहेगा, यूरोप सेंट्रिक हो गया। क्योंकि एक समय जब ट्रम्प ने जेलेंस्की को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, तो उर्सुला वेंडरलैन आई थी और उसने जेलेंस्की को ऐसे सपोर्ट किया कि जेलेंस्की को ट्रम्प कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये एक वो उर्सुला वंडरलैंड भी इसकी डीप स्टेट का केस है। तो डीप स्टेट आपको अमेरिका प्लस यूरोप और चाइना तीन जगह मिलता है। और आप देखिए, सारा अगर आप वर्ल्ड की बात करें तो इन्हीं इन्हीं तीन जगह में। चाइना में फैक्ट्री है, कंजम्पशन अमेरिका और यूरोप में है। और सारी दुनिया पर जिस तरीके से रिसोर्स के लिए यही तीन सेट्स हैं जो अटैक कर रहे हैं, उनको कब्जा कर रहे हैं। चाहे अफ्रीका के रिसोर्सेस हों, चाहे लैटिन अमेरिका के हों, और एशिया पे जो वॉर चल रही है वो भी रिसोर्सेस की। मिडिल ईस्ट क्या है, पेट्रोलियम रिसोर्सेस जिसके ऊपर वॉर चल रही है। तो यही तीन है। अभी आप देखिए, माले में जो वॉर चल रही है वो माले के रिसोर्सेस पे चल रही है। साले वहां पर एक जगह है, एलॉन मस्क के सैटेलाइट वहां पर जो है गड़बड़ करा रहे हैं। तो यही तीन हैं। और इन्हीं तीनों का जो आपने जगह जगह भेजे हैं अपने डेलीगेशन, वो यही है कि उठो जागो और अपने उत्थान के लिए करो। वरना रिसोर्सेस तुम्हारे हैं, जान तुम्हारी है, पर यूटिलाइज वो कर रहे हैं। ब्लड डायमंड एक मूवी है, मैं बार बार कहती हूँ, देखिए उसे। उसमें यही बताया है कि अफ्रीकन डायमंड के लिए किस तरीके के कत्लेआम होते हैं, और ताकि एक जना घुटने पे बैठ करके अपनी प्रेमिका को अमेरिका में आई लव यू कह सके। और सारा जितनी भी डायमंड कंपनीज हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करती हैं और कितना उसको मतलब उसके लिए कत्लेआम हो रहा है। तो यहाँ पर आपको लोकल लोगों का कत्लेआम बंद हो और उनके रिसोर्सेस उनके अपने काम आए, इसके लिए आपको पूरे विश्व को जगाना है। और जैसे आपने शशि थरूर ने जा करके, मैं कोलंबिया का ही एग्जांपल लेती हूँ, उन्होंने किया कि बहुत जल्दी लोगों को ये आप अब समझाने की में सफल हो जाते हैं कि जो आपका प्रो पैलेस्टीन प्रो पाकिस्तानी एटीट्यूड है या मानसिकता है, वो क्यों है। क्यों? क्योंकि उसका वो जो पूर्व पक्ष है कि पाकिस्तान ने पहलगाम में अटैक किया, वो गायब हो जाता है। उसके बाद जो इंडिया रिटेलिएट कर रहा है उसका एडवर्टीजमेंट होता है। आपने देखा, सीएनएन ने जो है कोशिश की थी इसे हिंदू वर्सेस मुस्लिम बनाने की। तो मेन मुद्दे से हटा करके ध्यान दूसरी तरफ भटकाने का, और उसके बाद हिंदू इंडिया पर अटैक करने का सीएनएन का plan, जिसको आपने बचाया है। क्योंकि इन्होंने इतना मोदी जी को स्लैंडर किया कि मोदी जी को स्लैंडरिंग समझ में आ गई, और उस काउंटर स्लैंडरिंग उनके अंदर से ऑटोमेटिकली निकली। तो कभी कभी जब विश्व आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देता है, तो हो सकता है वो आपकी ट्रेनिंग हो रही हो, जैसा कि आप मोदी जी के केस में देख रहे हैं। तो भारत की काफी अच्छी ट्रेनिंग हो चुकी है। और अग्निवीर का इसीलिए विरोध हो रहा था कि अगर बच्चा बच्चा इंस्पायर होकर के, फोकस होकर के, अगर सैनिक या अर्ध सैनिक बन जाता है, तो फिर भारत को विजय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपने सबसे मुखर इसका प्रतिरोध राहुल गांधी से सुना होगा कि अगर और अग्निवीर भारत की, मैं तो कहती हूँ इसका एक्सपेंशन होना चाहिए, और धीरे धीरे आप इसको ले जाके कंपलसरी करने के भारत का हर बच्चा फिजिकली ट्रेंड होगा आत्मरक्षा में। और ये धीरे धीरे मतलब 10 साल लगेंगे, लेकिन अगर ये हो जाए कि हर स्कूल में आपको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर जो कमांडो ट्रेनिंग है उसको आप मिलिट्री ट्रेनिंग कहने लग जाएंगे। तो आपको अपने देश को, हर व्यक्ति का धर्म है कि वो अपने देश को बचाए, और वो जब खुद बचा रहेगा तभी बचाएंगे। दंगों के फॉर्म में लड़ाई आपके घर घर तक आ रही है। जैसे आपने बैंगलोर के देखे, नूह के देखे, दिल्ली के देखे, ये अभी हाल फिलहाल के दंगे हैं। अभी थोड़ा कोशिश किया, उसको कंट्रोल कर लिया, नागपुर में कोशिश की थी, अब उसको कंट्रोल कर लिया।
तो ऐसा नहीं है अभी वक्त के नाम पे आपने ये मुर्शिदाबाद में देखा है, ये सब दंगे के नाम पर आपके घर में वो अटैक्स आ रहे हैं। ये दंगे डीप स्टेट इंस्पायर्ड होते हैं सबको मालूम। तो यहाँ पर आपको सीख करके अपने बच्चों को आत्मरक्षा की, भाई देखिए बाकी ठीक है, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा जो कुछ भी, लेकिन जिंदा रहेगा तभी तो कमा के देगा। तो हम्म। माता पिता को ये समझना चाहिए और इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए डीप। और उसके बाद आरएसएस इसलिए भेजना चाहिए ताकि वो मेंटेलिटी क्रिएट हो जिससे वो बच्चा ब्रेन वॉश ना हो। वरना आपने जैसे एक एक तरीके से ये बोलिए कि पूरा रोबोट बनाया और बढ़िया सा आपने वर्ल्ड क्लास चीज बनाई और किसी और ने उसको हैक कर दिया, और जैसे ही वो हैक होगा आपका रोबोट आपके ही ऊपर अटैक करेगा। सो आपके बच्चे आपके देश आपके विरोध में ना चले जाएं, मेरा तो इंडिया से हो गया और पेरेंट्स की सेवा करना बेवकूफ़ी है, आई लिव फॉर ओन सेल्फ, मैं दुनिया से हमको मिला क्या, दुनिया ने हमसे लिया क्या, हम उसकी परवाह करें क्यों। इस तरह की मेंटालिटी ना आए, आप आराम से जो है उसको एक देशभक्त सिपाही को बनाए, वो अपनी देश की भी सेवा करेगा माता पिता की भी सेवा करेगा। तो वो मेंटालिटी लाने के लिए आरएसएस में भेजना जरूरी है। इसीलिए आरएसएस से डीप स्टेट इतना चिढ़ता है कि उसने भारत के संस्कारों को सलामत रखा। हम्म। सो मंजरी जी, यानी कि 3 चैलेंजेस तो पता लग गए हमें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के अंदर जो पूरा फ्रंट है वो, और चौथा जो चैलेंज भारत के ऊपर, जो चौथा पाकिस्तान, वो है ये ग्लोबल ट्रैप, जो हमेशा एक कनिंग एनिमी की तरह ग्लोबल कॉन्स्पिरेसीज हमारे कंट्री के खिलाफ करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें मालूम है कि पहले 2 सुपर पावर्स थी दुनिया में, यूएसएसआर और यूएसए। यूएसएसआर जैसे ही खंड खंड हुआ तो पूरा दुनिया में एक सुपर पावर रह गया, यूएसए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 10-20 सालों में, 25 सालों में चाइना उभर कर आया, और अब तीसरा स्टंप, एक पिलर खड़ा हो रहा है, भारत। इसलिए ये सारे काम एकदम से किए जा रहे हैं कि ये चारों के चारों जो पाकिस्तान है इनको एक्टिवेट किया जाए, कहीं कंपटीशन में भारत भी ना आ जाए। क्या लोग जो हैं भारत के, उन्हें ये कॉन्स्पिरेसी समझ आती है कि हमारे देश के खिलाफ क्या हो रहा है? मोदी जी उसको काउंटर करने के लिए कैसे उन्होंने सेना को चारों डायरेक्शंस में भेजा है, जैसे रामचंद्र जी ने भेजा था, और कैसे ये नैरेटिव वॉर को हम जीतते जा रहे हैं पूरी दुनिया में, और किस तरह से अमेरिका आज रेटल्ड है। हमने उन्हीं की गेम में उन्हें फंसाया है, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी गेम को बिल्कुल, जिसको बोलते हैं नलीफाई करना, वो कर दिया है। और अमेरिका एक ही चीज़ चाहता है कि चाइना के केस में उन्होंने गलती करी कि चाइना को बढ़ने दिया, लेकिन भारत को वो बढ़ने नहीं देना चाहते। अब जैसे ही आप 4th लार्जेस्ट बने हैं, एक अलार्म बेल्स बजनी शुरू हो गई हैं। देखिए, जब हम लड़कते पड़कते, हम 75 साल निकाल दिए कांग्रेस के टाइम पर, किसी ने हमारे ऊपर कोई कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज वी वर इररेलेवेंट इन द होल वर्ल्ड। मनमोहन सिंह जब किसी मीटिंग में जाते थे, जब वर्ल्ड लीडर्स की मीटिंग में, पहले तो बुलाया नहीं जाता था, अगर बुलाया तो कोने में खड़े होते थे यतीमों की तरह। वैसे भी प्रधानमंत्री भी वो यतीम ही थे, क्योंकि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में था। बट अभी जो ये सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, पाकिस्तान को एक्टिवेट कर दिया, पैसे दे दिए, $40 बिलियन दिया है उसको, क्रिप्टो दे दिया कि बेटा तुझे जो चाहिए तू ले ले, बट हमारा एजेंडा बंद मत करना। उधर मोहम्मद यूनिस है, उसको एक्टिवेट है। हमारे यहाँ पे राहुल गांधी तो एक्टिवेटेड रहते ही हमेशा, सुबह सुबह कुछ सूंघकर जो आते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं। और सामान भी कौन भेज रहा है? सामान भी यही डीप स्टेट भेज रहा है उसको सुबह शाम, कि भाई तो हमारा एजेंडा पूरा कर, और वो लगा हुआ है एजेंडा पूरा करने के लिए। और कॉन्स्पिरेसीज अभी अभी अमेरिका में दोबारा एक कॉन्स्पिरेसी हमारे अदानी साहब के अगेंस्ट शुरू हो गई है। उन्होंने भी एक और नई कॉन्स्पिरेसी शुरू कर दी, क्योंकि अदानी डिफेंस का काम कर रहे हैं, साथ में उन्होंने वो रडार निकाल दिए जो स्टेल्थ एयरप्लेन्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। ये टेक्नोलॉजी ना अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया, किसी के पास नहीं है जो हमारे पास है। इसलिए अदानी को इमीडिएटली इन्होंने अटैक दोबारा से करना शुरू कर दिया। अब समझिए, ये 4 पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान इसलिए बोल रहा हूं, ये पाकिस्तानियत एक पागलपन है जो डीप स्टेट यूज करता है हमारे खिलाफ, और ये बहुत डेंजरस, बहुत ही डेंजरस एक मूव है। मंजरी जी, क्लोजिंग कमेंट, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया, जस्ट अ क्लोजिंग कमेंट। हाउ डू यू सी भारत मूविंग अहेड फ्रॉम ऑल दिस कॉन्स्पिरेसीज गोइंग अगेंस्ट अस? ये चारों पाकिस्तान को हम मात कैसे देंगे? मैं प्लेन जो है पहले डिफेंस कॉरिडोर पे आऊंगी,
क्योंकि डिफेंस कॉरिडोर में इस चीज़ की सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। जैसे अडानी ने अपना पैसा, अडानी डिफेंस, अडानी एनर्जी, एनर्जी नीड्स हमारी बहुत ज़रूरी थी, तो उसमें वो किया। कारमाइकल माइंस जो ऑस्ट्रेलिया में है उनको लिया। तो ये जिस तरीके से अडानी जी ने भारत के साथ इन्वेस्ट किया अपने आप को, टाटा ने किया, कुछ हद तक अंबानी ने किया, जो उन्होंने अपनी रिफाइनरीज को यूज किया। अब जो नया आ रहा है वो ये है कि सीआईआई के मंच से राजनाथ सिंह जी ने भारत के डिफरेंट बिजनेसमैन को इनवाइट किया है कि आप आइए और हमारे साथ बनाइए, फैक्ट्रीज डालिए, बनाइए, और हम आपको इतने ऑर्डर्स देंगे कि आप बनाते बनाते थक जाएंगे। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे आपने स्पेशल थ्रॉटल दे रखा है। जो आपके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद हम उसको अपग्रेड करने की सोचेंगे, बिल्कुल प्रयास करते रहेंगे, पर देयर शुड बी समबडी हु शुड बी मैन्युफैक्चरिंग दीज टेक्नोलॉजीज। क्योंकि कुछ भी हो युद्ध के समय, नथिंग इज, अगर आप एक गोली चला रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो वो एक गोली भी कोई बनाए, कोई अच्छा सा, अच्छी क्वालिटी का ब्रास, कोई अच्छी क्वालिटी का वो गन पाउडर अवेलेबल करा दे, हम गोली के फॉर्म में कहीं कर दें, रिवॉल्वर के कलपुर्जे कोई बना दे, टैंक्स वगैरह के कलपुर्जे कोई बना दे, असेंबली लाइन एक जगह हो जाएगी, तो इसके लिए कॉल दिया जा रहा है। तो मोदी, अब इसमें क्या है, मोदी लोगों को एम्पावर कर रहे हैं ताकि वो भारत की डिफेंस के कॉरिडोर के साथ आए, और इस तरीके से हम सुरक्षा वो करें। जो नहीं कर सकते उनको एम्पावर करें, अग्निवीरों के साथ की तरह सामने आए, ताकि जब ये लड़ाई अवश्यम भावी है, कोई इस खतरे चिंता में मत रहे कि ये लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई होगी। और जब आप इस लड़ाई में अजेय साबित होंगे, तब वो भारत को अकेला छोड़ेंगे। एक विजय वो कहते हैं ना, शांति के लिए युद्ध जरूरी है, ये वो भारत के लिए समय आ गया जब कृष्ण ने दुर्योधन से बात की थी और उसके बाद महाभारत का उद्घोष किया था। आप कितना भी कर लें, वो विराथु ने सही कहा था कि पागल कुत्ते के बगल में कितना भी प्रेम दे दीजिए, आप शांति से सो नहीं सकते। ये पागल कुत्ता है डीप स्टेट, और इसको मारना ही पड़ेगा। आपको इसको गोली मारना पड़ेगा, तो गोली के लिए आप सब तरह की तैयारी कर रहे हैं। आप अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, लोगों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपनी डिप्लोमेसी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और विश्व में आप एक 1 to 1 एक वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। आपने ब्रिक्स को, G20 को, इन सब चीजों को, और विन विन सिचुएशन सबके लिए स्टैब्लिश किए कि अगर भारत जीता तो ग्लोबल साउथ जीतेगा। पैराग्वे अभी इस समय आप उस पर फोकस कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है, और जैसे जैसे लैटिन अमेरिका आपके साथ आता जाएगा, आप उसको आर्म इक्विप करते जाएंगे, आपके बेस लैटिन अमेरिका में होंगे, तो वो जो डीप स्टेट अमेरिका में बैठा है वो आपकी सुनना शुरू करेगा। जब आपके अफ्रीका में बेसिस होंगे, तो वो डीप स्टेट जो ईयू में बैठा है, यूरोप में बैठा है, आपकी सुनना शुरू करेगा। और चाइना के लिए तो आप नेचुरली, आपका प्रेजेंस है, तो आपको अपने फुटप्रिंट्स वर्ल्ड में बढ़ाने पड़ेंगे, और सबको एम्पावर करके और देशों को ट्रेन करके अपने साथ ला करके आपको इनसे लड़ना होगा कि हर जगह डीप स्टेट के फुटप्रिंट है, बी इट अर्जेंटीना हो, बी इट चिली, आप कहीं ले जाइए, इधर आप यहाँ पर आ जाइए, बुर्किना फासो वगैरह और सारी कंट्रीज है। अभी आप देख रहे हैं एक अलग तरह की अपलिफ्टमेंट और राइजिंग अफ्रीका में हो रही है। हम्म। ऑस्ट्रेलिया पहले ही आपके साथ आ चुका है। अ, ऑस्ट्रेलिया की जो ब्यूटी रिप्रेजेंटेटिव थी, उसने साड़ी पहन के कैटवॉक किया है और नमस्ते की है। इसका मतलब है आपका कल्चर और आपकी नीतियां ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आपके साथ हो गया, उसके न्यूजीलैंड में आपका धीरे धीरे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। उसके आगे जो छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं, अभी न्यू कैलेडोनिया पे आपको फोकस करना पड़ेगा। क्यों? न्यूजीलैंड के आगे एक इतना छोटा सा आइलैंड है न्यू कैलेडोनिया, जिसको आप जूम करते जाते हैं तब वो दिखता है, वहां वो अभी भी फ्रेंच कॉलोनी है। ठीक है, तो आपको न्यू कैलेडोनिया पे फोकस करना है, तो आप क्या करेंगे, ऑस्ट्रेलिया से आपका लैटिन अमेरिका तक का जो ट्रेड रूट है वो आपके कब्जे में आएगा। रिसोर्सेज आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि मोदी किसी को वो कहते हैं ना, चूज करके उसका गन्ने की
जैसे मरोड़ मरोड़ के गन्ने का रस निकाला जाता है, उस तरह से किसी की हालत नहीं करते। जिसका भी रिसोर्स है उसको अच्छे दाम दे करके, उसके बाद उसकी मर्जी से, उसकी प्रसन्नता से वो रिसोर्स लेकर के आप भारत की तरक्की कर रहे हैं। तो आप स्वयं उठ रहे हैं, विश्व को उठा रहे हैं, और इस तरीके से इनको काउंटर कर रहे हैं। सेकेंडली, एलॉन मस्क और अडानी की युति के बारे में सबने सुना होगा कि अडानी वॉज गोइंग टू एंटर काउंसिल ऑफ 300 अलॉन्ग विद एलॉन मस्क। अब आप समझिए, आपका एक बंदा काउंसिल ऑफ 300 में पहली बार प्रवेश करने जाता है। डीप स्टेट क्या अडानी के खिलाफ काम नहीं करेगा? सारे पोर्ट्स हैंडलिंग है, विंजिम है, चाहे हमन टोटा है, चाहे उधर आप देख लीजिए, दो इनको रेड सी में मिल गए, हाइफा मिल गया मेडिटेरेनियन का। तो पोर्ट के नेटवर्क के थ्रू अडानी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और जिससे आप शिपिंग रूट्स पे कब्जा कर रहे हैं, एमआरओस पे कब्जा कर रहे हैं, और आप एक इंडियन सुपीरियोरिटी दिखा रहे हैं कि मैनेजमेंट आपका कितना अच्छा है। वरना एक समय एक तथाकथित नोबेल लॉरियट होते थे, उन्होंने हमें थप्पड़ मार के कहा था 2% ग्रोथ रेट हो तो उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहते। आज हिंदुओं ने ये साबित कर दिया वर्ल्ड में कि जब पूरा वर्ल्ड रिसेशन में जा रहा हो और आप डबल डिजिट में ग्रोथ रेट मेंटेन करते हैं, तो उसे हिंदू ग्रोथ रेट कहते हैं। तो परिभाषाएं इस समय बदली हैं, और इसमें सभी भारतीयों का साथ है। एक लास्ट कमेंट में उन प्रवासी भारतीयों के ऊपर भी कहना चाहूँगी जो एक समय तो भारत से भाग करके गए थे अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो बाद में अपने बच्चों के भविष्य के लिए जब भारत के करीब आए तो उन्होंने बनाया इंडियन डायस्पोरा। और मोदी जी ने इस इंडियन डायस्पोरा का प्रयोग बहुत सुंदर तरीके से किया है, विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए। और कई जगह आप देखेंगे कि भविष्य में जब आपके ऊपर डीप स्टेट का पंजा कसेगा, तो ये इंडियन डायस्पोरा उनकी धरती पर आपकी कैसी निपटती है। मोदी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, और कहाँ कहाँ किसको कैसे यूटिलाइज करना है, राष्ट्र हित में उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, ये कला मोदी जी को अच्छी आती है। सो ट्रस्ट मोदी एंड हैव अ गुड नाइट स्लीप। डीप स्टेट अपने मुद्दे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं कि जो गवर्नमेंट है, दे अंडरस्टैंड कि जो थ्रेट्स हैं हमारे देश की तरफ, ये चार पाकिस्तान, वो क्या है, कैसे निपटना है, दे वर्किंग ऑन इट। लेकिन द रियल क्वेश्चन जिसके लिए हमने वीडियो बनाया, जो नेशनलिस्ट भारतीय हैं, क्या वो रिकॉग्नाइज करते हैं ग्लोबल गेम्स को? जो पाकिस्तान हमारे आसपास जो ग्रो कर रहा है, हमारे ही देश में, हमारे देश के आसपास भी, और डीप स्टेट की कॉन्स्पिरेसीज भी, गवर्नमेंट अपने बोल्ड स्टेप्स ले रही है। क्या हम सारे इकट्ठे मिलकर गवर्नमेंट के पीछे हैं, यूनाइटेड खड़े हैं, और क्या हम बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं? बोल्ड स्टेप का मतलब है, क्या हम बहिष्कार कर रहे हैं? जो मोदी जी बार बार बोलते हैं, आप भारत का सामान खरीदिए, मेक इन इंडिया को प्रमोट कीजिए, क्या ये सारे काम हम कर रहे हैं? क्योंकि अब ये पॉलिटिकल बैटल नहीं रहा दोस्तों, ये बैटल है भारत के लिए, ये भारत का सर्वाइवल है, हमारे सिविलाइजेशन की लड़ाई है। ये आइडियोलॉजी जो कांग्रेस ने जानबूझकर यहाँ पर इस गंद के ढेर को यहाँ छोड़ दिया था, जबकि उन्होंने अपनी कंट्रियाँ मांग ली थी, उसके बाद भी इन गंद के ढेर को यहाँ पर रखा, सिर्फ इसलिए कि ये इस कंट्री को इस्लामिक कंट्री बना सके, और वो अपनी तैयारी पूरी है। हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि वो 99% जो हिंदू प्लेस था, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान बनते जा रहे हैं। वहाँ पर सारी पहाड़ियों के ऊपर जो जंगल थे उनके ऊपर कब्जा कांग्रेस के राज में हिमाचल में होना शुरू हो गया। इससे पहले ये उत्तराखंड में थे, तो उत्तराखंड के अंदर भी अब पूरी मेहनत करनी पड़ रही है उसको कॉकरोच फ्री करने के लिए। आप सोचिए कि कांग्रेस का प्लान कितना ज़्यादा डीप था। सारे पहाड़ी इलाके, सारे मंदिरों के बाहर सारा कब्जा इन लोगों का, सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आप कहीं चले जाइए, सारा कब्जा इनके पास। तो ये जो डीप प्लानिंग है डीप स्टेट की, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर से भी, इसे हमें समझना पड़ेगा, और बहिष्कार तो हमारे हाथ में है। बट वो बहिष्कार के ऊपर वीडियो किसी और दिन सही। मंजरी जी, थैंक यू सो मच। इट्स वेरी वेरी, मैं पहले बोला था, ये वीडियो बनाते हुए भी हमारा खून खौल रहा था, और यस,
दीज आर डिफिकल्ट टाइम्स, बट वी हैव टू स्टे यूनाइटेड। इस चीज़ को लड़ने के लिए गवर्नमेंट लड़ रही है, हमें भी साथ देना पड़ेगा। थैंक यू। जय हिंद। ये है।